जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठंड का मौसम है, रजाई में घुस के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। कौन कौन है जो सुबह जल्दी उठ जा रहा है, रोज नहा रहा है। बहुत ही कम बच्चे होंगे। स्कूल जाना नहीं की टेंशन किसी चीज की है नहीं, घर पे रहना, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, पढ़ाने वाले टीचर भी मजेदार, बच्चे भी मजेदार, बस ऐसे ही आराम से पढ़ाई करनी है ना। तो फिर परेशानी है नहीं किसी चीज की। जब परेशानी है नहीं तो फिर मजे से पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर। मैंने नहीं डाला है क्योंकि किसी के पास टीआर जैन है, किसी के पास सचदेव है, किसी के पास संदीप गर्ग है, तो इसलिए मैंने चैप्टर नंबर नहीं डाला है। लेकिन जो नाम है वो सभी बुकों में सेम ही रहेगा, ठीक है। नाम क्या है, नाम इसका उत्पादन फलन और एक कारक के प्रतिफल। किसी किसी में केवल उत्पादन फलन भी मेंशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज वही है। इसे कहेंगे इंग्लिश में प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो आज हम ये टर्म सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये करने जा रहे हैं टर्म सेकंड का, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि उत्पादन फलन होता क्या है और एक कारक के प्रतिफल से क्या संबंध है इसका, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, मतलब बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। आपका काम क्या है, अगर आपको ठंड लग रही है रजाई कवर कर लो, कान में ईयरफोन लगा लो, सॉरी कान में ईयरफोन लगाने के बाद उसको जो लाइट आपके बैठने इसकी तरह आपकी आंखें भी खराब ना हो, ठीक है। और अगर ऐसे देख सकते हो तो ऐसे देखो जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि कुछ पॉइंट्स में ऐसे भी रहेंगे जो आपको नोट आउट करना जरूरी है ताकि आप उसे भूलो ना हो और वो चीज याद रहे, ठीक है ना। चलिए शुरू करें, फिर करते हैं। तो उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी कि उत्पादन क्या होता है। अगर मैं केवल आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज प्रोडक्शन, तो आपके अनुसार प्रोडक्शन होता क्या है और कौन करता है ये। अगर हम इकोनॉमिक्स ना पढ़ रहे, ठीक है, हम मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं रहे, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ही नहीं है हम, लेकिन फिर भी जनरली हम टीवी में अपने आसपास के दोस्तों से कहीं ना कहीं से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज हम लाते हैं ना, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन का मतलब हो गया किसी चीज का उत्पादन करना। कैसे, मतलब कोई भी एक ऐसी वस्तु जो कच्चे माल में हो यानी कि रॉ मटेरियल हो, और जब हम उसका किसी ऐसे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो यूजेबल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी प्रक्रिया है जो कच्चे माल को आवश्यक माल में परिवर्तित कर देती है, यानी कि इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल मटेरियल। फॉर एग्जांपल, अभी आपके पास जो फोन है, जो फोन आप यूज कर रहे हो, क्या एग्जैक्ट ऐसा ही रहा होगा स्टार्टिंग में? नहीं ना, उसके जो पुर्जे होंगे अलग अलग रहेंगे, डिस्प्ले अलग आया होगा, बैटरी कहीं और से आई होगी, फिर जो मेटल वगैरह यूज किए होंगे वो कहीं अलग अलग पार्ट रहे होंगे, फिर सबको एक साथ लाया गया, ज्वाइंट किया गया, तब जाकर के ये यूजेबल चीज तैयार हुई। अदरवाइज अगर वो अलग थी तो कुछ काम की थी नहीं थी, लेकिन जब हमने इनको ज्वाइंट किया तो फिर हमारा एक आवश्यक वस्तु में कन्वर्ट हो गया। तो यही कहलाता है हमारा क्या, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। तो एक प्रोसेस होता है जो रॉ मटेरियल को हमारे यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन करता कौन है, तो जैसे कि हम किसी भी कमोडिटी का, गुड्स का कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, हम कहलाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कहलाते हैं ना। वैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर कहीं निवेश कर रहा है, क्या कर रहा है, निवेश कह लो या इन्वेस्टमेंट कर लो, तो उसे हम क्या करते हैं, जो इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं हम इन्वेस्टर, यही कहते हैं ना, इन्वेस्टर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निवेश करता। वैसे ही जो प्रोडक्शन करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक करता, जिसे जो वस्तुओं एवं सेवाओं का यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फलन की, यानी कि उत्पादन फलन की, प्रोडक्शन फंक्शन की। ये क्या है, ये भी बहुत सिंपल चीज है, समझिए। कहना ये चाह रहा है कि एक फर्म में मान के चलते हैं, अब उसका जो भी भौतिक उत्पादन, भौतिक उत्पादन कहने का मतलब हो गया आपका फिजिकल प्रोडक्शन जो एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है।
और उत्पादन के भौतिक कारक यानी कि वो कारक यानी कि वो फैक्टर जिसका यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बीच में जो रिजल्ट आता है ना, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसको सही से समझिए। कैसे? एक एग्जांपल दिया है मैंने, उसको समझिए तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम एक वस्तु, कोई भी वस्तु लेके चलो, कोई भी क्वांटिटी लेके चलो, उसकी 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 15 कैपिटल लगा रहे हैं। ठीक है, पूंजी, पैसा यानी कि कैपिटल, और साथ ही साथ मशीनरी। यहां पूंजी और कैपिटल का मतलब मशीनरी से हो है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और श्रम की 10 इकाई, श्रम मतलब लेबर की 10 यूनिट। तो फिर यहां पर ध्यान देना, यहां पर हमने जो कैपिटल है वो कैपिटल मेरा कितना है 15, और जो मेरा लेबर है वो कितना मेरा 10। कुल मिलाकर मेरे कितने फैक्टर है यहाँ पर 10 और 15 25। तो इस 25 फैक्टर का जो ये क्या मेरे, ये है मेरे फिजिकल फैक्टर, ये मेरे क्या है, ये फिजिकल फैक्टर है। तो इनका यूज करके क्या कर रहा हूं मैं, प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो प्रोडक्शन में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन आ रहा है। तो जो 100 यूनिट का प्रोडक्शन है ना, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। गॉट इट माय पॉइंट? अब देखिए, इसको एग्जांपल के जरिए समझा लिया हमने, अब इक्वेशन के जरिए समझते हैं। क्यू एक्स का मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो क्यू एक्स क्या है हमारा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। एफ हमारा फंक्शन हो गया, एल हमारा लेबर, और के हमारा कैपिटल। तो जब हमें 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना था, तो उसके लिए हमें 10 लेबर की नीड पड़ी, और 15 कैपिटल की नीड पड़ी। तब जाकर के जो हमारा रिजल्ट आया 100 यूनिट आया। अब आए समझ? तो बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे खास बात क्या है वो समझने की जरूरत है। तो बहुत सिंपल था, अगर आपसे पूछे कि उत्पादन फलन क्या होता है, तो आप बता देना है कि एक फर्म का जो भौतिक उत्पादन होता है और उस उत्पादन के करने के लिए जो भौतिक कारक होते हैं, उनके बिटवीन में जो रिलेशन होता है, वही उत्पादन फलन होता है। सिंपल। एग्जाम्पल पूछे तो मान के चलो यार 100 क्या, अब 200 ले लो। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक कमोडिटी है, अगर मैं उसकी 200 यूनिट का इस्तेमाल करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ, तो उसके लिए मुझे 20 मशीनरी चाहिए और 10 लोग चाहिए। कुल मिलाकर मेरे फैक्टर कितने हो गए, फिजिकल फैक्टर 30 हो गए। तो रिजल्ट क्या आया, 200 यूनिट आया। सिंपल। अब नोट क्या कह रहा है, उत्पादन फलन आगतों यानी कि हमारे इनपुट तथा प्रोडक्शन के बीच कोई आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करता। यहाँ आर्थिक संबंध का मतलब हो गया पैसों से संबंधित चीज। अब वो कैसे, यहाँ पे ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 10 लेबर और 15 कैपिटल मिल करके 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। इट डजंट मीन कि इससे हमारी इकोनॉमी जनरेट हो जाती चल जाती है, ये बताने का कार्य ये कभी नहीं करता। जब भी आपसे पूछो उत्पादन फलन क्या है, तो सिर्फ इतना जो मैंने आपको बताया है कि ये केवल आगतों यानी कि इनपुट उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को बताता है। यहाँ पे टेक्निक है ना, टेक्निक रिलेशन है। यहाँ पे 10 लेबर 15 कैपिटल, ये टेक्निक रिलेशन है जो रिजल्ट के रूप में 100 यूनिट प्रोडक्शन करके दे रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए है, थोड़ा उनको भी गाइड करते हैं। और वैसे मैं इंग्लिश वर्ड भी इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, दोनों लिख के लिए है ताकि दोनों बच्चे आराम से पढ़ें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है उनको। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड फिजिकल फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। बाकी ये चीज तो सही सेम ही है। नोट क्या करना है हमें, प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन डज नॉट एस्टैब्लिश एनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ये कोई आर्थिक संबंध नहीं बनाता कि इतना कर दिया तो ये पैसा बना के दे देगा, नहीं। ये केवल टेक्निक के बारे में बात कर रहा है, इसके सेल्स के बारे में बात नहीं कर रहा कि इतना हमने बना लिया उसका सेल करेंगे, तो वो एक अलग मैटर बन जाता है। यहाँ पे केवल इसके प्रोडक्शन की बात हो रही है, जो इतने और इतने इन फैक्टर का इस्तेमाल करके ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अब हम समझेंगे हमारा स्थिर कारक यानी कि फिक्स्ड फैक्टर। आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हमारी कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे रियल लाइफ में होती है ना। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ते हैं जो हमारी रियल लाइफ में यूजफुल नहीं होती, ऐसा नहीं है।
कहीं ना कहीं उसका यूज जरूर होता है, बस हमें ऐसा लगता है कि उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसका जरूर, ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी है ना, उसका कुछ ना कुछ मतलब है, और कहीं ना कहीं वो काम आता ही आता है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, तो स्थिर कारक क्या है? वह कारक जिनका प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होता। समझ में आ रहा है? इस वर्ड को समझो। स्थिर का मतलब क्या हो गया? हम इसको कांस्टेंट कह लें या फिक्स्ड कह लें, बात सेम है। स्थिर का मतलब जो चेंजेबल नहीं हो। तो यानी कि ये ऐसे फैक्टर होते हैं कि भले ही मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा फिक्स फैक्टर है ना, वो चेंज नहीं होता। मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, मान लिया जाए कि मेरा पहले प्रोडक्शन कितना था, 1000 था। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि पहले मेरा प्रोडक्शन था 1000। ठीक है, अब मैं इसे बढ़ा करके क्या करना चाहता हूं, 1500 करना चाहता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अपने क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं, प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूं। पहले मेरा 1000 था, अब 1500 यूनिट करना चाह रहा हूं। तो क्या हुआ, इसको यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां तक लाने के लिए जो मेरे वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल मतलब होगा परिवर्ती, वेरिएबल फैक्टर का मतलब हो गया परिवर्ती कारक, यानी कि वो फैक्टर जो चेंज हो सकते हैं, उसका यूज करके मैं बढ़ा सकता हूं क्या, अपने प्रोडक्शन को। सिंपल सी बात ये है। तो ये वो कारक होते हैं जो प्रोडक्शन में चेंज होने से चेंज नहीं होते, यानी कि फिक्स बने होते हैं। जैसे कि लैंड है, अब जो जमीन है अगर मैंने एक ली है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं तुरंत तुरंत चेंज कर दूंगा, वो लगेगा, समय लगेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि मुझे मान लो कि आज मैंने एक महीने के लिए, मैंने आज से स्टार्ट किया, अब मेरा 1 महीना हो गया, मेरे पास वो एक ही जमीन है। ठीक है, अब दूसरी जमीन लेने के लिए तो समय लगेगा ना, क्योंकि एकदम से पैसा जुटा नहीं पाऊंगा इसके लिए। लेकिन फिर भी मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ा पाऊंगा? ज्यादा लोगों को काम पे रख करके, क्योंकि जो चीज मैं इंक्रीज कर सकता हूँ एटलीस्ट वो तो करूं, है कि नहीं? इसी प्रकार से जो मशीनरी होती है, ठीक है, मशीनरी वो भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, दोस फैक्टर whose use does not change due to change in production, that is whether production is less or more, यानी कि हमारा उत्पादन ज्यादा हो चाहे कम हो, they remain constant, वो कांस्टेंट ही रहते हैं, वो चेंजेबल नहीं होते। ठीक है, चलते हैं वेरिएबल फैक्टर की तरफ, यानी कि परिवर्ती कारक की तरफ। अब ये क्या है, उसके अपोजिट, वो चेंज नहीं होते। मतलब अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन मेरा चेंज हो रहा है, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर मेरा फिक्स ही है, तो वो फिक्स ही रहेगा। लेकिन जो मेरा परिवर्ती कारक है, यानी कि वेरिएबल फैक्टर, अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो ये इसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि मैं इसको बढ़ा रहा हूं, तब जाकर के जो मेरा प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वे कारक जिनका प्रयोग हम उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता है। मतलब प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन में परिवर्तन होने से ये परिवर्तित होता है, इसलिए इसका नाम परिवर्ती कारक रखा गया है। हिंदी वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि अन्य बातें समान रहने पर बहुत सारी चीजें होती हैं फैक्टर्स के अंदर जो हमें उसको कांस्टेंट रहने देते, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते, यानी क्वेश्चन को हम छेड़ते नहीं है। तो क्या होगा, अगर मुझे एक वस्तु की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है ना, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें लेबर की नीड पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मुझे 1000 से 1500 चाहिए, तो जो मेरा फिक्स फैक्टर है तो फिक्स ही रहेगा। तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा वेरिएबल फैक्टर है उसको मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। ठीक है, मान लो पहले मेरे 10 लोग काम कर रहे थे और 10 लोग मिल करके 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे। अब मुझे 1500 का करना है, तो मैं अब क्या करूंगा, 15 लोगों को लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखो मेरा वेरिएबल फैक्टर बढ़ गया, लेबर मेरा क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, जिसमें आसानी से चेंज कर सकता हूं। तो मैंने जैसे ही अपना फैक्टर बढ़ाया, तो मेरा प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा ना। तो इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं। तो फैक्टर दोस फैक्टर whose use changes due to change in production, other things being equal, यानी अन्य बातें समान रहने पर more labor is required to produce more unit of a commodity, यानी कि हमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है अगर हमें ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना है किसी कमोडिटी का। ठीक है, सो ये था हमारा स्थिर कारक यानी कि फिक्स फैक्टर, परिवर्ती कारक यानी कि वेरिएबल फैक्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी चीजें।
एक बार रिवीजन, काम खत्म। अब अगला पॉइंट आता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब हम जानेंगे उत्पादन फलन के दो प्रकार, यानी प्रोडक्शन फंक्शन के टू टाइप्स। अल्पकालीन उत्पादन फलन यानी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड दीर्घकालीन उत्पादन फलन जिसे कहेंगे हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये है क्या, आइए समझते हैं। तो अर्थशास्त्री ने इसे दो भागों में बांटा है जो हम समझ चुके हैं। पहला क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन यानी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो समझते हैं क्या है। अल्पकाल समय की वह अवधि है, अल्पकाल यानी कि शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है, वह अवधि है जिसमें केवल परिवर्ती कारकों में वृद्धि करके ही उत्पादन को बढ़ाया जाता है। ये ध्यान रखना, जब भी अल्पकाल के अंदर उत्पादन फलन की बात करेगा ना, तो उसमें हमको जब भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपनी क्वांटिटी 1000 से 1500 या फिर 2000 या फिर इससे ज्यादा करनी है, तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं अपनी परिवर्ती कारकों में वृद्धि करूं, यानी कि जो मेरे वेरिएबल फैक्टर है, और वो क्या है, वो मेरे लेबर है। तो लेबर को बढ़ा करके ही मैं अपने प्रोडक्शन की यूनिट्स को बढ़ा सकता हूं। अब शॉर्ट रन टाइम पीरियड कौन सा हो गया, हम ये कह सकते हैं कि ये 1 महीना भी हो गया, ठीक है, 1 मंथ, 6 मंथ्स, इवन 1 ईयर भी हमारे लिए एक तरीके से शॉर्ट ही माना जाता है, ठीक है। यानी कि 1 ईयर, 6 मंथ्स या 1 मंथ, ये सारे हमारे एक तरीके से शॉर्ट रन होते हैं, यानी कि बहुत ही अल्पकाल होते हैं, कम समय होता है। अब कारण क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अल्पकाल होता है ना, ये बहुत ही सूक्ष्म अवधि होती है, यानी कि बहुत ही छोटा समय होता है, बहुत ही कम समय होता है, जिसमें अगर एक बार लगाया गया प्लांट, मान लीजिए कि मैंने कोई प्लांट या मशीनरी एक जगह स्टेबलाइज करी, ठीक है। अब मान लो कि मैं इस महीने दिसंबर के महीने में मैंने स्टेबलाइज कर दिया। अब जरूरी थोड़ी ना कि अगले महीने जनवरी में दोबारा इसमें कोई नया प्लांट लगा दूंगा, नहीं यार, प्लांट लगाने में, मशीनरी लगाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत पैसा लगता है। तो पहले वो जनरेट करके निकालूंगा तभी तो दूसरा स्टेबलाइज करूंगा ना। पहले से मेरा कुछ निकल नहीं रहा और मैं दूसरा लगा दूं तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो पहले मैं पहला लगा के देखूंगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अल्पकाल बहुत ही छोटी अवधि होती है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहा जा सकता है इसे, जिसमें हम जब भी हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है ना, तो केवल वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके ही बढ़ाया जा सकता है। अगर मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं, मुझे 1500 करना है तो 15 लगा दूंगा, 2000 करना है तो 20 लगा दूंगा, 25 लगा दूंगा। जैसे लेबर बढ़ाते जाऊंगा मेरा प्रोडक्शन यूनिट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर फलस्वरूप उत्पादन केवल परिवर्तनशील कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। इससे क्या होगा, वर्तमान उत्पादन क्षमता सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लिया जाए कि मुझे 2000 करना है, ठीक है, मैंने 20 लोग लगा दिए, अब मुझे 2500 करना है, फिर मैंने 25 लोग लगा दिया, 30 लोग लगा दिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अगर मैं बार बार बढ़ाए जा रहा हूँ यूनिट्स बढ़ाने के चक्कर में, तो जो क्वालिटी है ना लेबर की, वो घटती चली जाएगी। क्योंकि अगर एक लेबर को मैं 2 बंदों का काम अगर एक बंदे को देता हूं ना, तो उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि उस पर बर्डन रहेगा, प्रेशर रहेगा, और वो उस काम को करेगा ही करेगा। लेकिन अगर एक का काम मैं 2 लोगों में बांट दूं ना, 2 लोगों में बांट दूं एक ही का काम, तो आधा ये करेगा आधा ये करेगा, यानी कि पूरे मन से नहीं करेगा ना। या तो मैं एक का काम पूरा एक ही को दे दूं, या फिर 2 लोगों का काम में थोड़ा सा इसको हिस्सा और दे दूं, तब सही से हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि जो उत्पादन क्षमता है उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अब उत्पादन का जो पैमाना होता है, जो हमने डिसाइड किया होता है, ठीक है, जितना उत्पादन हो सकता है वो मेरा फिक्स रहता है, वो चाहे उत्पादन का स्तर कुछ भी हो, वो चेंज नहीं होता। अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम परिवर्ती अनुपात का उत्पादन फलन भी कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में ना आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि परिवर्ती अनुपात का उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। और जब भी बोले ना कि हम इसका अध्ययन किस में करते हैं, तो इसका अध्ययन हमारा कारक के प्रतिफल जाना जाता है। जब पूछे ना कारक के प्रतिफल में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो कारक के प्रतिफल के अंदर हम अल्पकालीन समय के अंदर उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए ये जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉइंट थे ना, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मैंने चीजें लिखी हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पहला हमने समझ लिया
कि अल्पकाल क्या होता है, समय की बहुत छोटी अवधि होती है जिसमें अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो परिवर्तित कारकों को बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन को वर्तमान उत्पादन क्षमता सीमा से अधिक नहीं होती, इसका जो पैमाना होता है वो स्थिर होता है, इसे हम परिवर्तन अनुपात का उत्पादन भी कहते हैं और इसका अध्ययन कारक का प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, एंड द सेम थिंग इज मेंशन इन इंग्लिश ऑल्सो, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव फंक्शन के बारे में बताया गया, आपका शॉर्ट रन हो गया, आपका लॉन्ग रन हो गया। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर हमने क्या जाना, शॉर्ट रन इज दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच प्रोडक्शन इज इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, यानी कि आपका प्रोडक्शन तभी इंक्रीज होगा जब आपका वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होगा। रीजन, बिकॉज शॉर्ट रन इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच द प्लांट, जिसे हमने लगाया है, एक प्लांट क्या है, एक हमारा फिक्स फैक्टर है, वंस प्लांटेड कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग दिस शॉर्ट रन, यानी कि एक बार हमने लगा दिया उस प्लांट को तो शॉर्ट रन में उसे चेंज नहीं किया जा सकता कि आज मैंने यहाँ लगा दिया, अब 2 महीने के बाद कहीं और जा करके उस मशीन को लगाऊंगा, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता, वो टाइम लगता है उस चीज के लिए। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है वो उसी के हिसाब से ही काम करेगी। मशीनरी मान के चलो 10 मशीनरी मेरे पास थी, अब वो एक दिन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, एक मशीनरी एक दिन में 100, तो 10 मशीनरी मेरी कितनी हो जाएगी, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करती है एक दिन में। तो भाई इसकी कैपेसिटी जो है वो उतनी ही करेगी, 0 से लेकर के 1000 के बीच में ही करेगी, या तो 0 से ज्यादा या तो 1000 या उससे कम, इससे ज्यादा नहीं कर सकती, है ना। ये इसकी कैपेसिटी, इसकी लिमिट है भाई। जैसे कि मान लो कि आप हो, अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाते हो, मान के चलो, हो सकता है कभी ज्यादा कभी कम भी हो जाता है, लेकिन मान के चलो 10 रोटी खाते हो, तो ये एक तरीके से आपकी लिमिट हुई ना कि आप मैक्सिमम इतना खा सकते हो। तो वैसी मशीनरी भी होती है कि वो मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन कर सकती है, या तो कम या तो 0 से ज्यादा या 1000 या 1000 से कम, इसी के बिटवीन में इसका प्रोडक्शन रहेगा, उसी को कहते हैं हम इंक्रीज बियॉन्ड द प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि आपका जो पैमाना होता है जो मैंने आपको बताया वो हमारे कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, इसे हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, और इसकी स्टडी रिलेशन क्या कहलाती है, रिटर्न ऑफ द फैक्टर कहलाती है, यानी कारक का प्रतिफल कहलाती है। तो ये तो मेरा शॉर्ट रन। अब हम जानेंगे लॉन्ग रन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखो, क्यूएक्स मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, एफ हमारा फंक्शन, एल हमारा लेबर और के हमारा कैपिटल। यहाँ पे तो जो के है ना, के ऊपर बार लगा है। अब बार क्यों लगा है, क्योंकि ये बार बता रहा है कि यहाँ पर जो हमारा कैपिटल है ना, शॉर्ट रन में क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स है। इसका मतलब इट कैन नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता शॉर्ट टर्म में, इसी वजह से के ऊपर बार लगाया गया। ठीक है, जैसे कि मुझे मान लो 40 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, पहली यूनिट मेरे पास 5 लेबर थे और 4 कैपिटल थी। ठीक है, अब मैंने 40 यूनिट से बढ़ा करके 45 यूनिट कर दिया। तो बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर देखोगे मेरा कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, सेम है ना, तो बढ़ाया क्या मैंने, लेबर बढ़ाया, यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे लेबर बढ़ाना पड़ा, तब जाके मेरा 45 का क्वांटिटी मेरी इंक्रीज हुई। ठीक है, और वही सारी चीज यहाँ पर मेंशन है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये आ गया आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ये क्या होता है, दीर्घकाल समय की वह अवधि है, दीर्घकाल से ही समझ में आ रहा है, यानी कि लंबा वक्त, जो क्या हो सकता है, वो 1 साल से ज्यादा कितना भी हो जाए, वो सारा का सारा मेरा दीर्घकाल में ही कहलाएगा। ठीक है, तो दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है, इसमें सभी कारक, या हमें जानते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए 2 फैक्टर की नीड है ना, एक हमारा फिक्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो ये बोल रहा है सभी कारक, यानी कि इन दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो सभी कारक क्या होते हैं, मेरी परिवर्तनशील होते हैं, मतलब वेरिएबल होते हैं, यानी कि जो फिक्स होता है ना वो भी वेरिएबल बन जाता है, और जो वेरिएबल होता है वो तो ऑलरेडी वेरिएबल ही होता है। तो जो फिक्स होता है आपका शॉर्ट रन में, वो भी आपका वेरिएबल बन जाता है। कब, जब बात आती है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो इसमें जब भी हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, जैसे कि मान लिया जाए, इस एग्जांपल से समझते हैं, इस इक्वेशन से समझते हैं
ठीक है, ये हमारा क्या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ फंक्शन, ये लेबर, और ये है मेरा कैपिटल। अब देखो कैपिटल के ऊपर बार लगा है, नहीं लगा है ना, इसका मतलब जो यहाँ पे कैपिटल है मेरा वो क्या है, वेरिएबल है, इसे हम कह सकते हैं वेरिएबल है, यानी कि चेंजेबल है। और अगर चेंजेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसका मतलब मैं इसको दोनों को बढ़ा करके अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूँ। अभी मेरा कितना था, 40 यूनिट प्रोडक्शन था कमोडिटी एक्स का फर्स्ट इक्वेशन में, अब मुझे 40 से 80 करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने 5 लेबर से 10 लेबर कर दिया और 4 कैपिटल से 8 कैपिटल कर दिया, तो यहाँ पे दोनों मेरे चेंज हो रहे हैं ना, है ना। इसमें क्या था, इसमें देखो सिर्फ लेबर मेरा बढ़ा था, कैपिटल मेरा कांस्टेंट था शॉर्ट रन में यानी कि अल्पकाल में, लेकिन दीर्घकाल में क्या हुआ, मेरा दोनों के दोनों चेंज हो गया। तो इस तरीके से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास जितने भी फैक्टर है वो सारे के सारे मेरे वेरिएबल हो जाते हैं, यानी कि चेंजेबल हो जाते हैं, और हम दोनों में चेंज करके आसानी से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी मशीनरी भी बढ़ा सकता हूँ और लेबर तो बढ़ा ही सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम समान अनुपात प्रकार का फलन कहते हैं। समान अनुपात इसलिए कहते हैं क्योंकि हम दोनों में एक तरीके से एक समान चेंज कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कौन सा प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन। ठीक है, और इसका अध्ययन क्या कहता है, इसका अध्ययन पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। हमारा शॉर्ट रन जो था यानी कि अल्पकाल वाला, वो कारक का प्रतिफल अध्ययन होता है, और जो हमारा दीर्घकाल होता है वो पैमाने का प्रतिफल कहलाता है इसका अध्ययन। ठीक है, इंग्लिश में स्टूडेंट्स की भी लिख देखते हैं। द लॉन्ग रन इज पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। सिंपल आया समझ, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, therefore the production can be increased by using more factor of production। जितना ज्यादा हम फैक्टर का यूज करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अब ड्यूरिंग द शॉर्ट रन, अब शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा था कि जो के होता है, ये हमारा के ऊपर बार है ना, ये कैपिटल फिक्स होता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमारा लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल बन जाते हैं, और ये चीज हमने समझ ली है। ठीक है, इसे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, और इसकी स्टडी हमारी रिटर्न टू स्केल कहलाती है। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपका अल्पकाल और दीर्घकाल यानी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आ गया होगा। कुछ बड़ी बात नहीं थी, बहुत इजी बात थी। ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि कुछ चीजें समझ के भी नहीं आ रही होगी, दोबारा जब रिवाइज करोगे ना इस वीडियो को, गारंटी कहता हूं एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और काफी बच्चों को तो अभी समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्पादन की 3 धारणाएं। ठीक है, अब उत्पादन की जो 3 धारणाएं हैं, जिसे हम टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद, और मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम कुल उत्पाद के बारे में जानते हैं, यानी कि टोटल प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ये है क्या, एक निश्चित समय में, कोई भी एक समय मान लिया गया, फिक्स समय मान लिया, ठीक है, उसमें उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहा जाता है। कितना सिंपल है। मैं मान के चलता हूं कि मेरा पीरियड 1 दिसंबर से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक निश्चित समय है। अब इस निश्चित समय में मैं जिस भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा हूं, मान के चलो कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक मैं एक कमोडिटी का 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं। तो जो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन है ना, ये मेरा पूरा 1 महीने का है। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या कहलाएगा, टीपी कहलाएगा, टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब मैं जितना भी उत्पादन करता हूँ ना एक फिक्स टाइम में, मैं 1 घंटे का ले लूं, 1 दिन का ले लूं, 1 हफ्ते का ले लूं, 1 महीने का ले लूं, ये मैंने एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लिया। अब 1 दिन के अंदर कितना हुआ, टोटल प्रोडक्ट हो गया। 1 हफ्ते के अंदर टोटल कितना हुआ, टोटल प्रोडक्ट हो गया। तो बहुत सिंपल वाली बात है। जैसे कि इसको समझ लो, उदाहरण भी मैंने आपको दिया है कि हमारे पास जमीन है 1 एकड़ की। अब श्रम की 1 इकाई का प्रयोग करके, यानी कि मेरे पास लेबर है 1, उसका एक यूज करके मैं 2 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो जो मेरा 2 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन है ना, एक श्रमिक के द्वारा, क्योंकि मेरे यहाँ पर कितना लेबर है, फैक्टर 1 ही है, तो इस एक फैक्टर ने कितना 2 किलो क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन किया, तो ये इसका टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरी भूमि है यानी कि लैंड, वो मेरा फिक्स फैक्टर है, और जो लेबर है वो मेरा परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, अब प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, तृतीय स्थिति को समझो क्या है। जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक यानी कि श्रम
कि मैं अधिक इकाइयों का प्रयोग करूंगा तो मेरा टोटल प्रोडक्ट अधिक तेजी से बढ़ेगा, है ना। यहां पे हमने पढ़ा कि एक लेबर था, इस एक लेबर ने कितना 2 क्विंटल, ठीक है, 2 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन किया। अब मान लो मैं एक की जगह 2 लेबर कर देता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं लेबर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब मैं लेबर बढ़ा रहा हूं तो फिर जो मेरा प्रोडक्शन होगा वो भी तो बढ़ेगा ना भाई। लेकिन यहाँ पे तो लैंड तो मेरा फिक्स है, तो जब लैंड फिक्स है तो मैं दोनों को बढ़ा लूंगा, मैं इसको भी बढ़ा लेता हूँ, मैं लेबर 2 लेबर हो गए, ठीक है, और 2 लैंड हो गया, तो एक एक दोनों बराबर बन जाएंगे, ये भी 2 एकड़ ये भी 2 एकड़, तो कुल मिलाकर मेरी कितना प्रोडक्शन हुआ, मेरा प्रोडक्शन हुआ 4 क्विंटल का, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरा जो टीपी है वो बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ाऊंगा लैंड बढ़ाऊंगा मैं टीपी बढ़ता रहेगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा, इसके पश्चात कुल उत्पाद धीमी गति से बढ़ता है, क्यों, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी का ध्यान रखना, ठीक है, यहां पर कैपेसिटी का ध्यान रखना, क्योंकि कैपेसिटी का ध्यान रखोगे तो ही चीजों को समझ पाओगे। और कैपेसिटी का ध्यान रखने के लिए बात इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, एक मिनट, हाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे हम लोग। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ कैपेसिटी का ध्यान इतना ही रखना कि मतलब मान लिया जाए कि एक व्यक्ति एक दिन में अगर 8 घंटा काम करता है, ठीक है, ये मान के चलता हूं कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना घंटा काम करता है, 8 घंटा काम करता है, तो उसकी कैपेसिटी है यार, अगर उसकी कैपेसिटी है तो उसी के हिसाब से तो वो काम करेगा ना, राइट, उससे ज्यादा तो करेगा नहीं। वैसे ही हर एक चीज का टाइम पीरियड होता है, जितनी कैपेसिटी होती है उतनी कैपेसिटी के हिसाब से वो करता है, इसी वजह से जो टीपी होता है उसकी गति धीरे हो जाती है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एक बिंदु ऐसा भी आता है जहां कुल उत्पाद या बढ़ने के स्थान पर कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो क्षमता होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो क्वालिटी के अनुसार घटनी शुरू कर जाती है। इस वजह से सिचुएशन हमारी ऐसे आती है। इसको और अच्छे समझेंगे, इस पॉइंट को, थर्ड वाले पॉइंट को, जब हम एमपी के बारे में समझेंगे तब वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अभी समझ लेना, कुल उत्पाद क्या होता है, एक व्यक्ति के द्वारा, या ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है वो टोटल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। और इसकी 3 स्टेज कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम वेरिएबल और फिक्स जो होते हैं, यानी कि हमारे जो टोटल फैक्टर होते हैं उनको बढ़ाएंगे, वैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। फिर कुछ समय के बाद तो इसकी जो रफ्तार होती है स्लो हो जाती है, और एक पॉइंट ऐसा भी होता है जब ये घटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने इंग्लिश में भी समझाई है, बहुत सिंपल है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। वही एग्जांपल दिया गया मैंने, ठीक है। लैंड हमारा कांस्टेंट फैक्टर है और जो लेबर है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है। केस फर्स्ट कहता है एज मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यानी कि लेबर आर यूज, जितना ज्यादा हम वेरिएबल फैक्टर का यूज करेंगे मेरा टोटल प्रोडक्ट वैसे ही बढ़ेगा, ठीक है। केस सेकंड कहता है कि आफ्टर दिस जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीजेस एट अ स्लो रेट, बढ़ता तो है लेकिन धीमी रफ्तार से। और फाइनली एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब बढ़ने की जगह ये घटना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, यह है कि आरंभ में परिवर्तनशील कारक यानी कि वेरिएबल फैक्टर की कम इकाई लगाई जाती है, ठीक है। उसके कारण जो स्थिर कारक है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। मतलब जो मेरी भूमि है, अब इस इतनी कितने की 1 एकड़ की भूमि है, अब इस 1 एकड़ भूमि पर अगर केवल एक व्यक्ति काम करेगा तो यार उसकी क्षमता जितनी रहेगी उतनी ही कर पाएगा ना। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है इस जमीन का। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसी एक जमीन पर 2 लोगों को लगाऊंगा। अब 2 लोगों को लगाऊंगा तो जितना पहले नहीं हो रहा था उससे ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा यूज होगा तो फिर जो मेरा प्रोडक्शन पहले 1 एकड़ का हो रहा था वो मेरा 1.5 एकड़ हो जाएगा ना, सॉरी 1.5 क्विंटल का हो जाएगा। जो पहले 2 क्विंटल का हो रहा था ना, 2 से 2.5 क्विंटल का हो जाएगा, 3 क्विंटल का हो जाएगा, करेक्ट। वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जैसे ही मैं अपना वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को बढ़ाऊंगा तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
और वही इंग्लिश में चीजें बताएंगे। तो बहुत सिंपल चीजें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है ये नोट्स के रूप में मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि अगर आपको वीडियो देखने का वक्त ना मिले तो आप इस पढ़ के भी डाउट क्लियर कर लो अपना। ठीक है, अब इस तालिका के जरिए समझते हैं। देखो ये क्या हमारा यूनिट ऑफ लैंड, हमारे पास कितनी है यूनिट ऑफ लैंड, एक ही है, ये मेरी फिक्स है हर सिचुएशन में। भले मेरा जो वेरिएबल है वो चेंज हुआ लेकिन जो मेरा जमीन है वो मेरे पास एक ही है। पहले मेरे पास एक लोग काम कर रहे थे तब मेरा कितना टोटल प्रोडक्ट आ रहा था 2। ठीक है, ये 2 क्या है टन में है, 2 टन प्रोडक्शन आ रहा था। जैसे मैंने एक जमीन पर 2 लोग लगाए तब मेरा 5 टन प्रोडक्शन आया। 3 लोग लगाए तो 9 टन प्रोडक्शन आया। 4 लोग लगाए 11 टन प्रोडक्शन आया। 5 लोग लगाए 12 टन प्रोडक्शन आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहां से लेकर के यहां तक यानी कि 5 यूनिट तक ये क्या कर रहा है बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने छठा लेबर लगाया ये मेरा स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, ये मेरा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, बढ़ना बंद हो गया। और जैसे ही मैंने एक और लेबर लगाया तो ये बढ़ने की जगह क्या हो गया घटने लग गया, यहाँ पे -1 हो गया, है ना। वही बताया गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कैपेसिटी है इस जमीन की वो ऑलरेडी 5 लोगों ने मिलकर के पूरा यूटिलाइज कर लिया था, बट फिर भी ये एक्स्ट्रा लोगों को लगाया गया। जब एक्स्ट्रा लोगों को लगाया तो एक्स्ट्रा काम कहाँ से करके देंगे, बल्कि ये कम ही हो जाएगा कैपेसिटी इनकी, इस वजह से ये घट गया। ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे सीमांत उत्पाद के बारे में, जिसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ये क्या है बहुत सिंपल, परिवर्तनशील कारक की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो चेंज आता है ना उसे ही हम सीमांत उत्पाद कहते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। आया समझ? नहीं आया दोबारा सुनो, ये क्या कह रहा है, परिवर्तनशील कारक यानी कि हमारे वेरिएबल फैक्टर, वो क्या है वो हमारे लेबर है, उसकी एक इकाई का कम या ज्यादा यूज करने से, या तो कम यूज करूं ठीक है या फिर ज्यादा यूज करूं, तो जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है ना उसमें डिफरेंस आता है। सिंपल सी बात है, अगर 2 लोग, ये मान के चलो कि 2 लोग मिल करके 4 क्विंटल का प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने 3 लोग कर दिया। अब 3 लोग करने से क्या हुआ, ये मेरा 6 हो गया। तो इसमें जो चेंज आ रहा है ना, कितना 2 का जो चेंज आ रहा है वो ही मेरा एमपी कहलाता है। ठीक है, इसको फॉर्मूले के जरिए समझोगे ना तो समझ में आएगा। देखो पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। पहले उदाहरण के लिए मान के चलो कि तालिका में 1 इकाई लगाने से 2 टन अनाज का उत्पादन होता है, ठीक है। अब 2 इकाई लगाने से 5 क्विंटल अनाज का उत्पादन होता है। पहले कितना था, पहले 1 लेबर था, इस 1 लेबर ने 2 टन का प्रोडक्शन किया। जैसे ही 2 लेबर लगाया तो 5 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। इस दशा में दूसरी इकाई का जो सीमांत उत्पाद होगा ना, 5 में से 2 गया कितना, 3 टन होगा, ठीक है। ये जो क्विंटल लिखा है ना, इस ये टन वालों, यहाँ पे टन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले 2 टन था, 1 लेबर द्वारा 2 लेबर लगाया तो 5 टन हो गया। तो अंतर कितना आ रहा है, तो 3 टन का अंतर आ रहा है। तो जो 3 टन है यही मेरा एमपी है, ठीक है। सो द डिफरेंस इन द टोटल प्रोडक्ट मेड बाय यूजिंग मोर और लेस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि जो डिफरेंस आता है हमारे टोटल प्रोडक्ट में, जब हम ज्यादा या कम, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा या 1 यूनिट कम वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो चेंज आता है वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा समझ बच्चों, और एग्जांपल में समझा दिया। अब हम टेबल जाएंगे अभी, उस टेबल में आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, एम पी एन बराबर में टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। ये एन क्या है, एन हमारा यूनिट है, ठीक है। जितने यूनिट का हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ना वो यूनिट है। इसे आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, मैं समझाऊंगा अभी। सेकंड फॉर्मूला इसका होता है एम पी बराबर में, इसे हम डेल्टा टी पी अपन में डेल्टा एल भी कहते हैं, और कुछ लोग डेल्टा क्यू भी कहते हैं। इसको क्यू मतलब क्वांटिटी कह लो, किसकी क्वांटिटी, लेबर की, या फिर डेल्टा एल कह लो यानी कि डिफरेंस ऑफ लेबर। ये डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है अंतर, ध्यान रखना। तो जब मैं
डिफरेंस को डिवाइड करूंगा डिफरेंस ऑफ लेबर से, तो जो निकल कर आएगा मेरा एमपी आएगा। जैसे कि अगर मैं इसी में समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि यहाँ पर क्या था, कितने लेबर थे, पहले मेरा लेबर 1 था, फिर एक से कितना हुआ 2 हुआ, ये कितना डिफरेंस कितना आया 1 आया ना, ठीक है। अब टीपी, टीपी मेरे पहले कितना था 2 था, फिर क्या हुआ 5 हुआ, तो 5 में से 2 गया कितना आया 3। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा देंगे 3/1 बराबर में 3, ये क्या आ गया, ये मेरा आ गया एमपी। आया समझ, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आपको इस बात का गारंटी देते हैं कि समझा के ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए भैया। अब हम समझाते हैं तुमको अच्छे तरीके से, अब कैसे नहीं आकर देखते हैं। तो ये तो हमारा फिक्स है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा चेंजेबल है, इस पर ध्यान देना। अब एक चीज ध्यान देना, जब भी भले मेरे पास लैंड हो लेकिन वेरिएबल फैक्टर ही नहीं है, तो प्रोडक्शन कैसे होगा भैया, क्योंकि उस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए लोग तो होना चाहिए ना, मशीनरी है लेकिन उसको यूज करने के लिए लोग ही नहीं है, तो प्रोडक्शन कहाँ होगा, तो लोग का होना भी जरूरी है, इसलिए यहाँ पे 0 प्रोडक्शन है। और क्योंकि जब टीपी नहीं है तो एमपी का सवाल ही पैदा नहीं होता खड़ा होने का। अब यहां समझते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल फैक्टर लगाया, मेरा जो टीपी है टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 2 टन हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, एम पी एन बराबर में टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस में 1, यही फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना है ये वाला पार्ट पे, तो ये निकलेगा कैसे, तो ये ध्यान दो, एन हमारा कौन सा है, तो एन यहाँ पर यूनिट जो है हमारी 2 है, ये देखो यहां से समझो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8, इस तरीके से ये यूनिट है। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर हम जो निकाल रहे हैं यहाँ का निकाल रहे हैं ना, तो एन मतलब हम लेके चल रहे हैं 2। ओह, तो यहाँ पे समझाता हूं, यहाँ लिखेंगे एम पी 2 बराबर टीपी भी क्या होगा, टीपी भी 2 होगा, माइनस टीपी 2 माइनस में 1। एक बार एन आपने जो ले लिया ना वही एन सब जगह इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब एमपी क्या था हमारा, एमपी तो हमें निकालना है, बराबर में टीपी 2, यानी कि सेकंड यूनिट पर टीपी कितना है, तो देखो सेकंड यूनिट पर टीपी कितना है मेरा 2 क्विंटल है ना, तो इस टीपी की जगह सेकंड यूनिट पर 2 लिखूंगा, माइनस का माइनस। अब टीपी 2 माइनस 1, यानी कि अगर 2 में से 1 जाएगा तो टीपी कितना बचेगा, टीपी बचेगा 1, यानी कि 1 पहली क्वांटिटी पर, पहली यूनिट पर टीपी मेरा कितना है, देखो तो पहली यूनिट पर टीपी मेरा 0 है, तो इस टीपी की जगह यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा, तो 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा मेरा 2, वही चीज मेंशन है ना यहाँ पर। आया समझ, नहीं आया, एक क्वेश्चन और एक तरीके से फिर से करते हैं। अब मैं चलता हूं, अब मुझे निकालना है एमपी तीसरी यूनिट पर, तो एन बराबर मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा एमपी 3 बराबर में टीपी 3 माइनस में टीपी 3 माइनस में 1, बराबर में 3 क्वांटिटी पर टीपी कितना है, तो तीसरी ये रही, इस पर टीपी कितना मेरा 5 है, तो यहाँ लिखूंगा 5 माइनस, अब 3 में से 1 गया बचा 2, इसका मतलब ये पूछता है कि टीपी सेकंड क्वांटिटी पर, तो सेकंड यूनिट पर हमारा टीपी कितना है 2 है, तो माइनस में 2, तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचा 3। आया समझ, इसी तरीके से आपका ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला और ये भी होता चला जाएगा। तो बहुत सिंपल था ना, ठीक है। अब मैं ये वाला फॉर्मूला समझाता हूँ, तो हमने ये वाला फॉर्मूला समझ लिया, अब इस वाले फॉर्मूले को भी समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट यहीं पे समझाता हूँ, डेल्टा का मतलब समझना है कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डेल्टा टीपी लिखे है ना, इसका मतलब हो गया टीपी में से टीपी 2 माइनस में टीपी 1, क्या टीपी 2 माइनस में टीपी 1, यानी कि सेकंड यूनिट पर टीपी कितना था उसको माइनस करेंगे फर्स्ट यूनिट पर टीपी से। कैसे, यहां पे देखो, डेल्टा टीपी बराबर में टीपी 2 माइनस में टीपी 1, तो सेकेंड यूनिट पर टीपी कितना है 2, तो लिखेंगे 2, फर्स्ट यूनिट पर कितना है 0, तो माइनस में 0, तो 2 में से 2 0 जा कितना बचेगा 2, इसका मतलब जो मैं डेल्टा टीपी वो मेरा कितना आया 2 आया। अब हमें चाहिए क्या, डेल्टा एल चाहिए, जिसे हम कहेंगे लेबर, तो लेबर में कितना है
तो इसमें से माइनस करो, एक में से 0 जाएगा, एक ही बचेगा, तो लेबर भी मेरा 1 है, तो 2/1 यानी कि बराबर में 2 ही आएगा, इसी वजह से यहाँ पर 2 आया। आया समझ? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जब खुद करने की कोशिश करोगे ना तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये बताने क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इनिशियली में क्या हो रहा है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना हमारा एमपी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, पहले 0 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो हम देख रहे हैं कि 4 यूनिट तक, यानी कि चौथी इकाई तक मेरा जो एमपी है वो बढ़ रहा है ना। लेकिन जैसे ही मैं लेबर को बढ़ा रहा हूं और बढ़ा रहा हूं, फिर क्या हो रहा है, 5वीं इकाई पर ये घटना शुरू कर रहा है ना। 5वीं इकाई पर आने पर जो मेरा एमपी है वो घटना शुरू कर रहा है, और जो 8वीं इकाई है मेरा, उस पॉइंट पर क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। 6 यूनिट पर ये क्या हो जाता है मेरा, आप देख सकते हो यहाँ पर तो 6 यूनिट लिखा गया, लेकिन ये 7 है, क्योंकि हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यूनिट पर हमारा ये 0 हो जा रहा है, और यूनिट पर हमारा माइनस में चला जा रहा है। जब फॉर्मूले से करोगे ना तब आपको ज्ञात होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि टीपी में चेंज कम आ रहा है। टीपी 6 यूनिट तक तो बढ़ा, 5वें हम देख सकते हैं कि 5 यूनिट तक तो ये बढ़ा, 6ठे यूनिट पर आते ही ये रुक गया, 7वें पे जाते ही वो उतना ही रहा, और 8वें पे आते ही घटना शुरू किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मेरा टीपी बढ़ता है, तो एमपी भी मेरा बढ़ता है। जब टीपी मेरा स्थिर होता है, जब ये स्थिर हो जाता है तो एमपी मेरा 0 हो जाता है, और जैसे टीपी मेरा घटना शुरू करता है तो एमपी मेरा नेगेटिव हो जाता है। तो ये 3 स्थिति है जिसे हम इस ग्राफ के जरिए समझेंगे। ठीक है, अब देखो ये मेरा ग्राफ है, इसमें जो ये है ना, ये वाला, ये टीपी को बता रहा है, और जो ये वाला है ये मेरा एमपी को बता रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट, हम स्टेज फर्स्ट में देख रहे हैं कि जो मेरा टीपी है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना। उसी तरीके से स्टेज फर्स्ट में जो एमपी है, मेरा एमपी भी बढ़ रहा है, करेक्ट। फिर जैसी सेकंड सिचुएशन आती है, तो सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, जो मेरा टीपी है ना, जो मेरा टीपी है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद ये क्या, तो मैक्सिमम हो जाता है, इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम है ना, उसके बाद ये क्या कर रहा है, घटना शुरू कर रहा है। ठीक है, और तीसरी स्थिति में ये और घटना शुरू करता है, यानी कि देखिए यहाँ पे विराम लग जाता है इसका, इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि जब एमपी हमारा 0 होता है ना, जब एमपी हमारा 0 रहता है तो जो टीपी होता है वो मेरा मैक्सिमम होता है। इसमें देखो एमपी मेरा जब 0 है तो टीपी मेरा मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना, 12 से ऊपर तो कहीं नहीं है, तो ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट हो गया किसका, टीपी का, और ये मेरा 0 पॉइंट हो गया किसका, एमपी का। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मेरा एमपी 0 है तो वहां पे जो मेरा टीपी है ना, ये क्या, इस पॉइंट को मैक्सिमम माना जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद से ये क्या करना, घटना शुरू कर रहा है। तो हम देख सकते हैं इसमें डिक्रीमेंट आनी शुरू हो गई है, और ये भी आपका फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्थिति थी, और वही चीज यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। सो उम्मीद करता हूं ये ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, ये मेरा कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि बढ़ता प्रतिफल। फिर ये क्या है आपका, डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि घटता प्रतिफल, या फिर हास्यमान प्रतिफल। और थर्ड स्टेज में जाता है आपका नेगेटिव रिटर्न, यानी कि ऋणात्मक प्रतिफल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एमपी मेरा क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पर मेरा एमपी और टीपी दोनों घट रहा है, और यहाँ पर मेरा दोनों बढ़ रहे हैं। इस वजह से ये इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है मेरे, ये घटता हुआ रिटर्न दे रहा है, और ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो इस तरीके से इसकी वो बनती है, रिलेशन बनता है। तो आपके एग्जाम में जब पूछेगा ना तो ऐसे पूछ सकता है कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है बताइए। तो ध्यान देना, अगर आपको ग्राफ बनाना, टेबल पता ही नहीं, आपको टेबल का ध्यान ही नहीं कि कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप बस इसको समझ लो। ये समझ लिया ना, आपके 2 मार्क्स कोई नहीं ले सकता, वो मतलब फिक्स है। मैं अपने लेवल का बता रहा हूं, जब मेरे एग्जाम में आया था ना 6 मार्क्स का आया था, उसमें से मैंने टेबल भी ड्रॉ की थी, उसके 2 मार्क्स मिले थे। फिर ये जो बनाया ये ग्राफ,
ये भी बनाया था, इसके भी 2 मार्क्स मिले थे और इसके पॉइंट्स भी लगे थे, उसके भी 2 मार्क्स मिले थे। तो कुल मिलाकर 6 मार्क्स का आया था और 6 के 6 मार्क्स मैंने खींच लिए थे, क्योंकि बहुत सिंपल था और बड़ा मजा आता था मुझे ये करने में। तो आपको भी मजा आएगा जब आप करने के लिए इंटरेस्ट जगाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता रहा है, जहां से ये बढ़ता तो है लेकिन घटती दर पर बढ़ता है। तो जिस पॉइंट पर एक बढ़ना मतलब बढ़ता तो लेकिन घटती दर पर बढ़ता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टेज फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज सेकंड है डिमिनिशिंग रिटर्न और स्टेज थर्ड है हमारा नेगेटिव रिटर्न। और मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया कि किस तरीके से यूज किया जाएगा इस फॉर्मूले को। सो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। घर पे एक बार ट्राई करना, नहीं आता बिंदास कमेंट करना, हम करवाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने अभी वैसे चैप्टर तो आपका बड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब समझाने लगते हैं तो समय खींच जाता है। तो मैं केवल उतना ही आज बताया हूं जितना आज आपके दिमाग में अच्छे से समझ पाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको क्लियर करेंगे और चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी बात बची उसके अंदर एवरेज के बारे में, फिर हमारा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है, बस वो चीज, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, अपने मजे से पढ़ा भी होगा। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्त भी पढ़ेंगे तभी तो आपके साथ रहेंगे हमेशा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो ऐसे हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।